नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस आपके अपने इस YouTube चैनल पर जयेश भाई जोरदार। तो दोस्तों, आज से हम एक नई विषय को पढ़ने जा रहे हैं जो कि हम सबसे जुड़ी हुई है और हम उसको जानने का प्रयास करेंगे। और आज से हम शुरुआत करेंगे मनोविज्ञान, जिसे हम इंग्लिश में साइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले हम मनोविज्ञान का परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद मनोविज्ञान की जो परिभाषाएं दी हुई हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद यूनिट फर्स्ट से हम स्टार्ट करेंगे बाल विकास, जिसमें वृद्धि एवं विकास की संकल्पना, विकास के आयाम एवं सिद्धांत, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, वंशानुक्रम एवं वातावरण की भूमिका। तो ये सब हम यूनिट फर्स्ट में पढ़ेंगे। उसके बाद यूनिट टू है जिसके अंतर्गत हम व्यक्तिगत विभिन्नताएं, जिसके अंदर हम उसका अर्थ पढ़ेंगे, प्रकार, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कारक और व्यक्तित्व की संकल्पनाएं, प्रकार एवं व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं और व्यक्तित्व का जो मापन किस तरह से किया जा सकता है, उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे यूनिट टू में। उसके बाद है बुद्धि, उसकी संकल्पनाएं, उसमें उसके में जो परिभाषाएं हैं, सिद्धांत बुद्धि के, और बुद्धि का मापन यानी कि IQ लेवल किस तरह टेस्ट हो सकता है, वो हम इसके अंदर चर्चा करेंगे। उसके बाद है यूनिट थ्री में है विविध अधिगमकर्ताओं की समझ, जैसे कि पिछड़े बालक है, विमंदित बालक है, प्रतिभाशाली, सृजनशील, अलाभान्वित, वंचित, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे एवं अधिगम क्षमता युक्त बच्चे, और अधिगम में आने वाली कठिनाइयां, समायोजन की संकल्पनाएं, तरीके, समायोजन में अध्यापक की क्या भूमिका रह सकती है, वो हम यूनिट थ्री के अंदर पढ़ेंगे। और लास्ट है हमारा यूनिट फोर अधिगम। दोस्तों, हमने यूनिट थ्री के बारे में चर्चा कर ली थी, अब है यूनिट फोर अधिगम का अर्थ एवं संकल्पना, अधिगम को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, अधिगम के सिद्धांत, जिसमें व्यवहारवाद, गेस्टालवाद, संज्ञानात्मकवाद, निर्मितवाद, जो अलग अलग विचार हैं उनको हम पढ़ेंगे। उसके बाद है बच्चे सीखते कैसे हैं, अधिगम की प्रक्रियाएं और चिंतन, कल्पना, तर्क, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। और है आखिरी अभिप्रेरणा व इसके अधिगम के लिए निहितार्थ। दोस्तों, सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया है, तो हम जल्दी से शुरू करते हैं। इस विषय की जो परिचय है वहाँ से हम शुरू करते हैं, और फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको और रुचि बढ़ती जाएगी पढ़ने के लिए, और आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। मनोविज्ञान किसी भी विषय वस्तु को देखने के बाद मन में उत्पन्न विचारों का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन करना ही मनोविज्ञान कहलाता है। देखिए, इस लाइन को आप थोड़ा सा गौर कीजिए, क्या कह रही है? किसी भी विषय वस्तु को देखने के बाद मन में उत्पन्न विचारों का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन करना ही मनोविज्ञान कहलाता है। आगे क्या कहता है? मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र का भाग माना जाता है, फिलोसॉफी का एक पार्ट है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1590 में रुडोल्फ, एक मनोवैज्ञानिक हैं, उनके द्वारा अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया, जो कि ग्रीक भाषा में है, उसमें किया गया था। मनोविज्ञान अंग्रेजी के साइकोलॉजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा से मानी जाती है। जैसे साइकोलॉजी जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बना है, साइकी और लोगस। साइकी का मतलब होता है आत्मा और लोगस का मतलब होता है विज्ञान। ठीक है, इसे हम आत्मा का विज्ञान भी कहते हैं। अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। अब हम दोस्तों आगे बढ़ेंगे। मनोविज्ञान का जो विकास हुआ, कौन कौन सी शताब्दी से हुआ और किस शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था, चलिए शुरू करते हैं। आत्मा का विज्ञान, जो कि 15वीं से 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा जाता था। उस समय जो मनोवैज्ञानिक थे वो थे अरस्तु, प्लेटो, देकार्ते, रेविनी और सुकरात। ये थे उस समय जब उन्होंने आत्मा का विज्ञान यानी कि मनोविज्ञान के ऊपर अध्ययन किया था। उसके बाद 16वीं से 17वीं शताब्दी के अंतर्गत मन मस्तिष्क का विज्ञान कहा जाता था मनोविज्ञान को, जिसके अंतर्गत मनोवैज्ञानिक थे जॉन लॉक, पोम्पोलॉजी और पेस्ट्रोलॉजी। उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड नंबर पर चेतना का विज्ञान, जो कि 18वीं से 19वीं शताब्दी के अंतर्गत उस समय मनोवैज्ञानिक थे विलियम वोंट, विलियम जेम्स, विलियम सल्ली, टीचनर, चैडविक और वाइव्स। इन सब ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा। उसके बाद हम
पढ़ते हैं 20वीं से अब तक, यानी कि अभी जो करंट में चल रहा है उसे हम व्यवहार का विज्ञान कहते हैं। उस समय यानी कि अभी वाटसन, स्किनर, थॉर्नडाइक, पावलोव, क्लार्क हल, एडविन रे गुथरी और वुडवर्थ, इन सभी मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने क्षेत्र में कार्य किया। विलियम मैकडूगल ने चेतना शब्द को सबसे बुरा शब्द बताया। किसने? विलियम मैकडूगल ने। किस शब्द को? चेतना शब्द को। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। विलियम मैकडूगल ने आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक की रचना की। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना 1879 में विलियम वुंट द्वारा जर्मनी के लिप्जिंग शहर के कॉर्नमार्क विश्वविद्यालय में की गई थी। क्या? मनोविज्ञान की जो प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना 1879 में विलियम वुड द्वारा जर्मनी के लिप्जिंग शहर के कॉर्नमार्क विश्वविद्यालय में की गई थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है यहाँ से। मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने का श्रेय किसको जाता है? विलियम वुंट को। ठीक है, यहाँ से आपके जो प्रश्न बनते जा रहे हैं आपके माइंड में और क्लियर होता जाएगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं और किस तरह आगे बढ़ रहे हैं। विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। किसको? विलियम वुंट को, क्योंकि इन्होंने प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की थी। कहाँ पर? जर्मनी के लिप्जिंग शहर में। सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण पर कार्य करने का श्रेय विलियम वुंट को जाता है, परंतु सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण बीने द्वारा 1905 में किया गया था। जो बीने हैं एक मनोवैज्ञानिक है जो कि इन्होंने बुद्धि मापन पर कार्य किया था और सर्वप्रथम इन्होंने बुद्धि मापन या बुद्धि परीक्षण किया था और वो भी 1905 में 30 प्रश्नों लेकर इन्होंने बुद्धि मापन या बुद्धि परीक्षण किया था। आगे बढ़ते हैं। विलियम वुड को संरचनावाद एवं अंतर्दर्शन विधि का जनक भी माना जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब तक जो हमने पढ़ा वो आप अच्छे से पढ़ें और आगे हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान की जो परिभाषा है, अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने किस तरह मनोविज्ञान को परिभाषित किया है वो हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।